नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, जब से उमर अब्दुल्ला सरकार आई है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से आतंकवादी हमलों में इजाफा तो हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले एक दिन पहले तीन तीन हमले हुए हैं आतंकवादी, और उनको लेकर अब फारूक अब्दुल्ला किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका कहना है कि आतंकवादियों को मारो मत, पकड़ लो और फिर उनसे पूछताछ करके नेटवर्क खंगालो। अजीबोगरीब हरकतें एक्चुअल में फारूक अब्दुल्ला करते रहे हैं और इनके बयानों में जितने उतार चढ़ाव होते हैं और जितनी अंतर विरोधी बातें होती हैं वो कई बार चौंकाती हैं, कई बार इन पर गुस्सा आता है। ये तो यहाँ तक कह चुके थे कि जम्मू कश्मीर पर चीन से भी बात करनी चाहिए भारत को। जम्मू कश्मीर को लेकर के चीन का क्या लेना देना है, किसी थर्ड पार्टी का क्या है। हम तो जो सेकंड पार्टी है उसी से बात नहीं कर रहे हैं। और हमारे विदेश मंत्री ने भी और भारत सरकार ने भी, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बार बार ये बातें कही हैं कि जब तक ये आतंकवादियों को पल्लवित पोषित करना बंद नहीं करेंगे, उनके लॉन्च पैड, उनके ट्रेनिंग सेंटर तबाह नहीं करेंगे और आतंकवादियों के आकाओं को हमारे हवाले नहीं करेंगे, तब तक बात ही नहीं होगी। और बात भी होगी तो अभी एस जयशंकर साहब ने कहा था कि केवल पीओजे के, यानी जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है और गिलगिट बाल्टिस्तान है, उसको लेकर के बातचीत होगी। जो हमारे वाला जम्मू कश्मीर है इस पर तो कोई बात ही नहीं होगी पाकिस्तान से। तो इतनी स्पष्ट नीति भारत की है जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के भी। और जो बायलेटरल हमारे रिलेशन हैं, चाहे भारत पाकिस्तान के हों चाहे भारत चीन के हों, तो हम सक्षम हैं भाई एक दूसरे के साथ आंखों में आंखें डाल करके बातचीत करने और अपने मसले सुलझाने के लिए। तो उसमें फारूक अब्दुल्ला इस तरह की कई बार नादानी कह लीजिए या साजिश कह लीजिए या शरारत कह लीजिए, इस तरह की हरकतें ये करते रहते हैं। अभी ज़्यादा समय थोड़ा बीता है जब इन्होंने कहा था, जब वो 5 मजदूरों 6 मजदूरों, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर की हत्या की गई थी, तब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और जम्मू कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा और पाकिस्तान से तब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि सीमा पार का आतंकवाद खत्म ना कर दिया जाए। यही फारूक अब्दुल्ला चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की नहीं, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले किस किस तरह की बातें करते थे? पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से बात किए बिना यहाँ अमन कैसे स्थापित होगा। तो मुझे लगता है एक तो उम्र हो रही है, दूसरी बात यह है कि इनके सत्ता में रहते हुए या इनके विपक्ष में रहते हुए इतने घटनाक्रम हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, इतने लोगों का लहू बहा है। और केवल जम्मू कश्मीर के भीतर नहीं अंजू जी, जम्मू कश्मीर के बाहर भी। ये तो 2014 के बाद से ही बंद हुआ है ना। भारत के दूसरे हिस्सों में तो ये फायरिंग होना, बम फटना और सीरियल किलिंग होना मुंबई में, हैदराबाद में, यहाँ तक के चेन्नई में, कोलकाता में, दिल्ली में, जगह जगह, कभी हाई कोर्ट के बाहर, और यहाँ तक के अयोध्या को भी निशाना बनाया गया, अक्षरधाम मंदिरों को निशाना बनाया गया। कहाँ कहाँ आतंकवादी वारदातें नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि पठानकोट से आगे आतंकवादियों को बढ़ने दिया हो मोदी सरकार ने और कहीं कोई बड़ी घटना हुई हो। तो ये जो है, ये मुझे कई बार लगता है कि खिसके हुए हैं और ये समय के साथ साथ परिस्थितियों को देख करके अपने बयानों में तब्दीली लाते रहते हैं। जो बयान इन्होंने दिया है बेहद गैर जिम्मेदाराना है। वैसे तो सुधांशु त्रिवेदी का बयान ऑलरेडी आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अगर फारूक अब्दुल्ला के पास कोई कॉन्क्रीट जानकारी है तो वो केंद्र सरकार को दें। ये कह देना कि साहब उमर अब्दुल्ला की सरकार को अस्थिर करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई एजेंसी तो इन आतंकवादी वारदातों को अंजाम नहीं दिलवा रही है, इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा गिरा हुआ और इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। और ये मैं बात किस लिए कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान, ये चीन, ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार भारत के खिलाफ स्टैंड लेने वाले देश और यहाँ तक के यूएन भी कई बार इस तरह की हरकतें कर चुका है, इस तरह की बयानबाजी कर चुका है कि साहब भारत में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान का जैसे कोई हाथ ही नहीं है। वो तो सब अंदरूनी जो है उनकी
गतिविधियां हैं, या वो पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए या चीन को ब्लेम करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। यानी जब भी आप देश के भीतर बैठ करके इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो जो भारत के दुश्मन हैं वो उनको मौका ऐसे बयान तुरंत लपक लेते हैं हम्म, और ऐसे मौकों पर उसका इस्तेमाल करते हैं कि आप हक्के बक्के रह जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के जो नेता हैं, और खास तौर से जब इनकी सरकार है अब जम्मू कश्मीर में, तो इनको तो बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। और ये सर वारदातें हो क्यों रही हैं? सर ये ये तो ये वारदातें भी हो कह रहे हैं, सर इनका एक स्टेटमेंट ये देखो कि हर बार हमले के लिए पाकिस्तान को पर आरोप लगाना सही नहीं है, ये भी बोल रहे हैं साथ साथ। और उधर देखिए शरद पवार भी इनके साथ खड़े हो गए कि वो तो बहुत बड़े नेता है जम्मू कश्मीर के, उनके हर बयान को केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर वो एजेंसी की बात कर रहे हैं कि कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई एजेंसी काम तो नहीं कर रही है, वो कह रहे हैं उस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए, ये शरद पवार कह रहे हैं। तो ये आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं क्या जो ये आतंकवादी वारदातें कर रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहे हैं? और अगर पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं तो आपकी जम्मू कश्मीर स्टेट से ही होंगे, हम्म, स्लीपर सेल होंगे जिनको एक्टिवेट किया जाता है समय समय पर। और जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है तभी से ये इतनी वारदातें अचानक क्यों शुरू हो गई हैं? मैं बताता हूँ। 16 अक्टूबर को शोपिया में एक युवक को गोली मार करके हत्या की गई। 20 अक्टूबर को गांदरबल में, सोनबर्ग सोनमर्ग में, कश्मीर के ही एक डॉक्टर, मध्य प्रदेश के इंजीनियर और पंजाब और बिहार के 5 मजदूरों की हत्या की गई। 24 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में बटगुंड में मजदूर पर गोलीबारी की गई, वो घायल हुआ, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 24 अक्टूबर को ही इसी दिन बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला किया। 28 अक्टूबर को अखनूर में 3 आतंकवादी ढेर किए गए। एलओसी के पास आर्मी एम्बुलेंस पर इन्होंने फायर की थी। ये तो अक्टूबर की मैं 5 घटनाएं बता रहा हूँ। और अभी ये पिछले 36 घंटे में 3 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ें चल रही हैं। तो ये अचानक जो है, जब से इनकी सरकार बनी है तब से ये हरकत क्यों हो रही है? इनकी बुद्धि में नहीं आता है, इनके दिमाग में नहीं आता है ये कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी करीब करीब 60% औसतन मतदान हुआ है। लोगों ने वहां डेमोक्रेसी में विश्वास किया है। विधानसभा चुनाव में भी अगेन वो रिपीट हुआ है, जहां 10%, 15% ही टर्न आउट होता था, वहां 50-60% टर्न आउट हो रहा है। सरकार किस बन रही है, घाटी कैसे बिहेव कर रही है, नीचे जम्मू संभाग कैसे रिएक्ट कर रहा है, किसको वोट दे रहा है, अलग बात है, छोड़ दें हम उसको। लेकिन जम्मू कश्मीर में ओवरऑल जो बदलाव हुए हैं 5 अगस्त 2019 में, और उसके बाद जो विकास की एक पूरी जो है वहां पर बयार चली है और काम हुए हैं, निचले स्तर तक काम हुए हैं और हर स्तर के चुनाव किए गए हैं, जी। बीडीसी से लेकर के विधानसभा और लोकसभा सब, और शांतिपूर्वक तरीके से हुए हैं। तो वहां डेमोक्रेसी जीवित ना रहे, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार काम ना करने पाए, और भारत की जो ये बहुत बड़ी कामयाबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी सरकार की जो ये कामयाबी है कि साहब लोग मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, लोग शांति से, अमन से प्रगति के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो बदनाम किया जाए जम्मू कश्मीर को, भारत को और मोदी सरकार को। तो ये क्या इतनी बात नहीं समझ रहे हैं? 50-60 साल का इनका राजनीतिक जीवन है, बिल्कुल। और अगर इतनी बात भी आपकी समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या किया जाए? सर शरद पवार वो भी कूद गए। शरद पवार तो कूदेंगे ही। शरद पवार का तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक चरित्र है वो किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। और खास तौर से जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, तो उनको तो इस कम्युनिटी के वोट चाहिए, जिनके बारे में ये लोग समझते हैं और सोचते हैं कि अगर इनके सिर पर आई तोहमत को हम हटा दें और पाकिस्तान के सिर पर डाल दें, चीन के सिर पर डाल दें, किसी और के सिर पर डाल दें, और अगर मोदी जी के सिर पर डाल दें तो और भी अच्छा है।
तो ये भर-भर के वोट देंगे। तो शरद पवार का जो राजनीतिक चरित्र है वो कोई हमसे आपसे किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, अंजू जी। सर, ये जो इंडी गठबंधन है, इसमें हम देखें कि किस तरह से फेक नैरेटिव के चलते ही लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो 99 सीटें कांग्रेस को मिली या बाकी पार्टियों को मिली, वो उसका नतीजा था। अभी तो जो खटाखट प्रोग्राम राहुल गांधी ने भी शुरू किया था चुनाव के दौरान, उस पर तो ऐसा लग रहा है कि उनके अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने ही तोहमतें लगा दी, आरोप लगा दिए कि भाई जितनी चादर है उतने पांव पसारो। ये किसको तंज कर रहे थे? क्या उनको भी ऐसा लग रहा है आपको कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर भी मतभेद पैदा हो गए कि पहली बार इतने खुलकर बोले हैं राहुल गांधी के खिलाफ? इसके कई पहलू हैं और उन पहलुओं को समझना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले डीके शिव कुमार का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी 5 गारंटियां हैं इसमें से एक गारंटी की पुनर्समीक्षा करनी पड़ेगी। मतलब संकेत ये चले गए कि साहब ये एक गारंटी को वापस ले रहे हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार जो है वो कई तरह की दुश्वारियों से घिर गई है। आर्थिक संकट भी हैं, कई चीज़ें वहाँ पर पिछले दिनों हुई हैं और इन्होंने बहाना क्या किया फिर बाद में जब ये मामला बवाल तूल पकड़ गया, इन्होंने कहा कि नहीं, वो कुछ महिलाएं जो हैं वो बस का भाड़ा अपनी जेब से देना चाहती हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसकी पुनर्समीक्षा कर ली जाए। और ये सब भी चीज़ें इतना तूल ना पकड़ती, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके बराबर में एक तरफ सिद्धारमैया बैठे थे, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार बैठे थे और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि भई ये आप लोग जो है क्या करते रहते हैं, मैंने तो अखबारों में पढ़ा है, अगर आप इस तरीके से गारंटियाँ वापस लेंगे, तो मैंने तो यही 5 गारंटियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र के लिए भी कह दी थी कि वहाँ भी हम देंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? उतने ही पैर पसारो या उतनी ही घोषणाएँ करो, जितने वादे आप पूरा कर सकते हो। और उसके बाद फिर आप देख रही होंगी कि देखिए चुनावी मौसम है। हम्म, चुनावी मौसम है, 2 बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में इस समय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री की भी महाराष्ट्र की करीब 8 रैलियों की तारीखें आ चुकी हैं। 20-20, 22-22 रैलियां जो हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह करने जा रहे हैं। झारखंड भी बेहद महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र भी बेहद महत्वपूर्ण और इससे ठीक पहले जिस खटाखट की आप चर्चा कर रही हैं राहुल गांधी की और जिसके बेस पर ये अंतर हुआ है जो हमें लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला है, तो उसकी पोल पट्टी अगर उनका खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही खोल रहा हो कि भाई ऐसी भी बातें मत करो जिनकी कोई पूर्ति ना कर सकें या जो हम शर्मिंदा हों बाद में और लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करें। आपको तो याद होगा जब नतीजे आए थे उसके तीसरे चौथे दिन लखनऊ के कांग्रेस के ऑफिस के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग गई थी महिलाओं की, जो बिल्कुल। गारंटी कार्ड भिजवाए भरवाए गए थे उनको लेकर के वो पहुंच गई थी जी, 8,500 रुपए कहाँ हैं? इसी तरह बेंगलुरु में और दूसरी जगहों पर भी लंबी लाइन लग गई थी कांग्रेस के दफ्तरों में। तो ये एक्सपोज हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो इन्होंने घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं तो सब ठंडे बस्ते में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन समय पर देने के लाले पड़ गए थे और यही हाल जो है बाकी राज्यों का भी है। तो ये नकल कर रहे हैं किसकी? अरविंद केजरीवाल की, कि साहब वो फ्री बीज का जो एक चुग्गा डालते हैं लोगों के सामने कि साहब वो चुग लेंगे और चुग करके हमें वोट देंगे, धन्यवाद करेंगे। तो वही अब लाइन जो है वो राहुल गांधी ने पकड़ ली थी और अलग-अलग राज्यों में इनको कामयाबी भी मिली इन फ्रीबीज के और तमाम तरह की घोषणाओं और गारंटियों और वायदों। बड़े रंगीन से जो है घोषणा पत्र छापते हैं, लोगों को बंटवाते हैं, मीडिया को जारी करवाते हैं। पर आपने देखा होगा इसके तुरंत बाद मल्लिकार्जुन हम्म, खड़गे के इस बयान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 ट्वीट आए। इसके अलावा अलग से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये क्या संकेत हैं? ये साफ-साफ संकेत हैं कि इन दोनों राज्यों के चुनाव में इनकी पोल पट्टी खोलने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल से लेकर के सिद्धारमैया, डी के शिव कुमार
अब सबके बयान आ रहे हैं कि नहीं कोई पुनर्समीक्षा नहीं हो रही है और सभी जितनी गारंटियां दी थी वो सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं। धनराशि बताई जा रही है कि जी इतना 1,000 करोड़ रुपया जो है इस मद में रख दिया गया है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा है उससे वो संकेत तो मिलता है जिसका इशारा आपने किया है अंजू जी, कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक याद होगा आपको, पता नहीं वो कहाँ का कार्यक्रम था, ये बैठे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके बराबर में ये सुप्रिया श्रीनेत बैठी हुई हैं, कुछ लोकल लीडर बैठे हुए हैं और काफी नाराज हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और वो ये कह रहे हैं कि इस बात का तो ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा, ये व्यवस्थाएं तो आप लोगों को रखनी पड़ेंगी कि जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आती हैं तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे धकिया करके एक तरफ कर देते हैं। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पीड़ा देखिए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के मालिक आते हैं सभाओं में तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कोहनी मार करके धकेल करके अलग कर दिया जाता है। दूसरा प्रकरण ये बहुचर्चित तो अभी प्रियंका गांधी वाड्रा के नॉमिनेशन के टाइम वायनाड में हुआ कि साहब वहां पर इतने लोग नहीं बैठ सकते अंदर नॉमिनेशन के समय, तो जो फालतू के लोग हैं वो बाहर निकल जाएं। तो सबसे फालतू का आदमी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे लगा, तो उनको निकाल दिया गया और बाहर से वो किवाड़ों के बीच में से जो जगह होती है वहां से झांकते हुए कैमरे में कैद हो गए और हमारे और आपके जैसे लोगों ने जो है वो जन जन तक पहुंचाए कि भाई देखिए क्या हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। तो ये किन परिस्थितियों में इनको लाया गया, क्यों लाया गया और इनका काम क्या है, इनको भी वैसे ही मिसयूज किया जा रहा है जैसे मनमोहन सिंह को किया जाता था। ये तो एक कठपुतली अगर बन करके रह गए हैं तो इसके लिए तो ये खुद भी जिम्मेदार है ना। भाई आप मना कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका अपमान हो रहा है या आपसे पूछ करके घोषणाएं नहीं की जा रही, वादे नहीं किए जा रहे, गारंटी नहीं दी जा रही, तो बजाय इसके कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भन भनाएं बैठ करके वहां उनको सार्वजनिक तौर पर जो है प्रताड़ित करें या फटकार लगाएं कि भाई आप ऐसा मत करो वैसा मत करो, बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और फिर सरकारों के पास इतना भी पैसा नहीं रह जाता है कि सड़कों पर रेता भी डाल सकें, इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया है इन्होंने। तो अच्छा। ये हाँ कि भाई ये हालत अगर हो गई गारंटी पूरी करते करते कि खजाने में इतना भी पैसा ना मिले कि हम सड़कों पर रेता डाल सकें, तो ऐसे काम मत करो, इस तरह की बातें इन्होंने कही है वहां पर। तो सर, अब ये हालत हो गई है कांग्रेस की कि उनका अपना अध्यक्ष ही ये मान रहा है कि ये खटाखट फटाफट जो है ये कांग्रेस को और जो राज्य सरकारें हैं उनको सफा चट ना कर दे। सर आप ये सोचिए कि जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो कुछ एक चैनल है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, वहां पर शुरुआत में जिस तरह से 70 सीटों पर बढ़त दिखाई जा रही थी कांग्रेस को, तब तस्वीर वहां पर राहुल गांधी की लगी थी। लेकिन जैसे ही तस्वीर बदली तुरंत वहां पर तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे की लगा दी गई। अब खामियाजा तो किसी ना किसी को भुगतना है, अंदर खाने मंथन तो चल रहा होगा कि हरियाणा में जो कुछ हुआ उसका ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए। राहुल के सिर तो फोड़ा नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इंतजार हो रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्या तस्वीर आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर करने का रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है और शायद इसीलिए अब वो ये बोल रहे हैं, वो जाते जाते शायद ये बातें कह रहे हैं। देखिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब ये G23 बना था कांग्रेस के भीतर, जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विवेक तनखा और कई CWC के मेंबर भी थे, उसमें कुल 23 लोगों का एक गुट बन गया था, उसमें गुलाम नबी आजाद भी थे। तो एक प्रेशर ग्रुप अंदर से बना था और वो उसका कुल मिलाकर के प्रयास ये था कि सोनिया गांधी जो ये प्रयास कर रही थी कि फिर से राहुल गांधी ही अध्यक्ष बना दिए जाएं, तो ये सब कैफियत तलब कर रहे थे सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की कि अगर राहुल गांधी को ही दोबारा से लाना था और फिर से हमारे सिर पर बैठाना था तो फिर इन्होंने इस्तीफा ही क्यों दिया था। भाई आपने बना दिया था ना एक बार, तो सबने हमने मिलकर के ताजपोशी कर ही दी थी। तो ये जो 2019 के रिजल्ट के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और नैतिकता का लबादा ओढ़ा,
तो अब उसको ओढ़े रहे हैं। तो ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको बनाया जा सकता है। तो उस वो जो एक एक आरोप लगा था कि ये परिवार कुंडली मार करके बैठ गया है संगठन पर और किसी दूसरे को आगे आने ही नहीं दे रहा है, और इस बीच कई लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे थे, युवा छोड़ करके जा रहे थे। उनमें आपके आरपी सिंह भी निकल लिए थे, जितिन प्रसाद भी निकल लिए थे, अशोक तंवर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। कई ऐसे चेहरे जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रकरण वो हो ही चुका था। अ, इनकी कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। तो ऐसे में फिर 10 जनपद जो है ये साजिशें रचने में और मोहरे ढूंढ करके उनको चलने में बहुत माहिर है। तो उस समय अशोक गहलोत को तैयार किया गया कि आप अध्यक्ष बन जाओ, और हम्म, वहां पे इन्होंने सोचा कि सचिन पायलट को हम मुख्यमंत्री बना देंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो एक शर्त है, मुख्यमंत्री भी मैं ही बना रहूंगा। यानी ऐसे ऐसे कमाल और धमाल कांग्रेस पार्टी के भीतर रचे जाने की तैयारी थी कि जी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना रहे और मुख्यमंत्री भी बना रहे। और फिर इनकी बात मानने से इनकार कर दिया अशोक गहलोत ने कि नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री ठीक हूँ, आप अध्यक्ष किसी और को ढूंढ लो। फिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के आए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मना कर देना चाहिए था। अगर कठपुतली नहीं बनना चाहते थे, वैसे तो कठपुतली बनना ही था उनको, क्योंकि कितना अगाध विश्वास इस परिवार का मल्लिकार्जुन खड़गे पर है। 2014 में उनको लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया, 2019 में चुनाव हारे तो राज्यसभा में भी संसदीय दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष बना दिया जब गुलाम नबी आजाद रिटायर हुए, हम्म, और फिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। तो सब कुछ तो इनको अर्पित करते जा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर वो थोड़ी सी रीढ़ दिखाते तो फिर दिक्कत आती। लेकिन इधर जो घटनाक्रम हुए हैं हम्म, उससे ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की समझ में आ गया है कि जहां भी अपमानजनक स्थितियां पैदा होती हैं या मुझे ढाल बनाने की कोशिश होती है या इनको अपने सिर बचाने की जरूरत पड़ती है तो ये मुझे आगे कर देते हैं। कई जगह अभी राहुल गांधी के प्रति अगर किसी ने कोई बयान दे दिया है तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी मल्लिकार्जुन खड़गे ही लिखेंगे। राहुल हम्म, गांधी खुद नहीं लिख सकते हैं या खुद बयान नहीं दे सकते हैं। मतलब एक क्या भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं या आपके पीए हैं, क्या हैं ये? जो हालत अभी अ, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना की छोड़ करके छोड़ी हुई है कि कहीं सड़क भी टूटी हुई देखना जाते हैं तो साथ में वो भी उनके पीए की तरह साथ साथ चलती हैं। तो ये हालत अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर दोगे तो वो कहीं जी, ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलना है साहब। बिल्कुल। और सर, मुझे तो ये लगता है कि आग में जो मतलब घी का काम किया है वो वायनाड वाली घटना ने किया है। जिस तरह से दरवाजे के बाहर वो खड़े थे, शायद वहां से उनको झटका लगा और इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। पर आपको क्या लग रहा है अभी जब बहन भी लोकसभा में पहुंच ही जाएगी, भाई वो तो आपको पता है मुस्लिम बहुल सीट है, वायनाड एकदम सुरक्षित सेफेस्ट सीट है प्रियंका वाड्रा के लिए, वहां से तो जीत तय ही मानी जा रही है। तो जब वो भी सदन में पहुंच जाएंगी सर, लोकसभा में ही पहुंचेंगी, तब तो मुझे लगता है कहीं टसल ज्यादा देखने को मिलेगी भाई बहन की, या नहीं? अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि वो घड़ी आएगी। ज्यादा समय नहीं है और थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी तो कैमरों पर ये बहुत पप्पी झप्पी करते हैं दोनों भाई बहन, लेकिन मुझे लगता है कि वो समय आएगा, बहुत जल्दी आएगा। और इन चीजों को सोनिया गांधी श्रूड है इस मामले में, वो टालना चाहती थी। यानी वो नहीं चाहती थी कि दोनों भाई बहन एक ही सदन में बैठे हुए दिखें। मैंने तो अभी पिछले दिनों, शायद मैं जयपुर डायलॉग पर था या किसी चैनल पर था, तो मैंने ये हम्म, कहा है, ये सवाल पूछा है हम्म, हम्म, कि भाई मुझे ये बताइए, जिस तरीके से ये फैजाबाद से चुने हुए अवधेश प्रसाद को अग्रिम पंक्ति में लेकर के बैठे हुए हैं राहुल गांधी और आपके अखिलेश यादव, उसी तरीके से क्या बहन को भी अग्रिम पंक्ति में बैठाएंगे अपने बराबर में? और अगर बैठाएंगे तो भैया थोड़ा सा ग्लैमर तो है उसमें, थोड़ी सी तो वो इंदिरा गांधी जैसी नाक उसकी दिखाई देती है। तो लोगों के आकर्षण का केंद्र तो फिर प्रियंका रहेंगी। और प्रियंका ने अगर एक दो भाषण ठीक ठाक दे दिया
जो भी उनके भाषण लिखने वाले हैं, अगर उन्होंने कोई साजिश नहीं की उनको उनकी बद पिटवाने के लिए, तो अगर ठीक ठाक भाषण उनके वहां हो गए तो फिर राहुल गांधी को कौन पूछेगा भाई। तो थोड़ा सा जब दोनों बहन भाइयों के दिमाग में और दूसरी चीजों में हम तुलना करते हैं तो बहन थोड़ा सा 21 पड़ती है उसके मुकाबले। हालांकि दिमाग से वो भी डफर ही है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर बिना स्क्रिप्ट के उनको कहा जाए कि आप एक 5 मिनट का भाषण दीजिए, तो वो आए बाएं अप्पा जप्पा डप्पा ही बोलना शुरू कर देगी, अर्चना सिंह की तरह। तो यही हालत प्रियंका वाड्रा की है। पर मुझे लगता है कि ईगो का क्लैश होगा, अहंकार टकराएंगे, और घर में जो है क्लेश होना बिल्कुल तय है। अब नहीं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद ये तो होगा। सर, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा उन्होंने ही दिया था उत्तर प्रदेश में, तो इतनी लड़ाई तो लड़ी लेंगी। बेचारी खुद ही कह रही थी कि मैं 33-35 साल तक कन्वेसिंग ही करती रही। कितना दर्द था उनकी आवाज में। उन्होंने तो सोचा ही था ना कि उनको रायबरेली की सीट मिल जाएगी, लेकिन माता जी ने जाकर वहां बेटे को खड़ा कर दिया और फिर लोगों से अपील भी कर दी कि अपना बेटा आपको देने आई हूँ। तो वो जीत गए। उनको तो लग ही रहा था कम से कम प्रियंका को कि मैं रायबरेली से खड़ी हो जाऊंगी, भाई अमेठी से, वो भाई तो वहां से भाग लिया। तो खेल तो वहीं खराब हो गया था ना। और फिर उस दिन आपको याद होगा, नामांकन जब राहुल गांधी ने भरा था तो अलग अलग जहाजों से आए थे, तो वहीं पे लग रहा था कि गड़बड़ हो चुकी है सारे खेल की। कई सारी चीजें हैं अंजू जी, जो इनकी तथाकथित ये दूसरी न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी, उसमें हम्म। उत्तर प्रदेश तक तो कहीं सीन में प्रियंका गांधी वाड्रा थी ही नहीं। वो मणिपुर से लेकर के कितने राज्य ये नापते चले आए, और उत्तर प्रदेश में जाकर के वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे जुड़ी थी, और उसके बाद वो फिर गायब हो गई थी। तो वो एक गाना है ना कि राज को राज रहने दो। तो इशारों में अंदर कर। खा हाँ, अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है। और मेरी तो सूचना ये है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी कई साल कवर कर चुका हूँ अमर उजाला के लिए, नेशनल हम्म। ब्यूरो में रहा। तो मेरी तो सूचना ये है कि दोनों बहन भाइयों का जो स्टाफ है, उस स्टाफ में भी आपस में तानातानी चलती रहती है। यानी स्टाफ के लोगों के बीच भी संवादहीनता की स्थिति है। और अगर ये स्थिति नीचे के स्तर पर है, तो फिर दोनों बहन भाई अलग अलग बैठ करके अपने स्टाफ के बीच में कैसी बातें एक दूसरे के बारे में करते होंगे, वो तो अंदाजा आप लगा ही लीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर जो भी फैसला हुआ है, जिस भी दबाव में हुआ है, अभी तो प्रियंका ही आई हैं, अभी तो जीजा श्री भी खोरू हाँ। कर रहे हैं। खोरू समझते हैं आप क्या है? दर्शक समझते होंगे, खास तौर से जो ग्रामीण हैं। हाँ। गांव में जो भैंसे होते हैं, जो बोगी और। बोगी में जुड़ते हैं, तो वो हम्म। खड़े खड़े कभी कभी जो है पैर से जो जमीन की मिट्टी होती है उसको पीछे से- फेंकते हैं। हाँ। पीछे फेंकते हैं मतलब वो लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो हम्म। अभी तो रॉबर्ट वाड्रा भी खोरू कर रहा है, वो भी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। तो वो कब आएगा और कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये भी देखने वाली बात है। और इस दीपावली पर तो अपने भांजे के बारे में भी संकेत दे दिए हैं राहुल गांधी ने। हम्म। उसको भी दीप प्रज्वलन करते हुए एक नटराज की प्रतिमा के सामने दिखाई दिए हैं, भांजे के साथ भी। और भांजे का नाम तो चेंज किया ही है, वो तो आपको पता ही है। हम्म। भांजे बिल्कुल। भांजे के नाम में बीच में राजीव डाला गया है। हम्म। वही ना सर, मतलब वाड्रा, प्रियंका वाड्रा होकर गांधी लिखती हैं। बच्चे भी किसी ना किसी तरीके से गांधी परिवार से जुड़े हैं, तो राजीव डाल दिया गया है। ये सब कुछ तो इसीलिए सर कि दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की भभौती है, उसी में वही राज कर सकते हैं, कोई और ना सोचे। पर चलते चलते ये बता दीजिए सर कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो दुर्गति अपनी गठबंधन में ही हो रही है, कितनी लड़ झगड़ कर उनको सीटें मिली हैं। क्या लगता है आपको, कुछ वहां पर उनको उम्मीद है कुछ सीटें जीतने की या नहीं, या महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अपनी आपसी खींचतानी इन सबको ले डूबेगी? नहीं, एक तो उनका बेस पक्का है, इन तीनों ही पार्टियों का पक्का है। वो तो वोट देगा ही देगा। अब साथ में और कौन वोट देंगे या नहीं देंगे, वो उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है अंजू जी इस समय। क्योंकि जिस तरह का वातावरण बना है हम्म। लोकसभा चुनाव के बाद, एक्चुअल में अगर ये लोग शांति से रहते, एरोगेंसी ना दिखाते, अहंकार ना दिखाते, गलत तरीके की भाषा का प्रयोग ना करते, तो हम्म। इस देश की जनता बहुत सारी चीजों को ओवरलुक कर देती है।
लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग इन्होंने पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर और विदेशों में भी जाकर के किया है, तो लोग, ऐसा लगता है हरियाणा का जो नतीजा आया है उससे ऐसा लग रहा है कि इनको एक बार फिर सबक सिखाने को मन बना चुके हैं। तो जो हरियाणा में हुआ है वो झारखंड में होगा, ये तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हम्म। और ये चीजें बहुत हद तक अगर महाराष्ट्र में भी परवान चढ़ गई, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं जब जब गया हूँ, खासतौर से मुंबई गया हूँ, वहाँ जो लोगों से बात होती है और वहाँ जो लोकल में एक दो बार यात्रा करने का मुझे अवसर मिला, और जिस तरह का वातावरण वहाँ पर होता है, जिस तरह की चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं जिस तरह की होती हैं, मुझे लगता है कि वहाँ भी निरंतरता में, यानी तीसरी बार निरंतरता में 2014, 2019, 2024, अगर इन्हीं को जनादेश मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। तो वहां पर भी, झारखंड में भी, दूसरे राज्यों में भी जो मुस्लिम हैं वो तो इनको देंगे, पर अदर कम्युनिटीज जो हैं, जो बिल्कुल ही मोदी विरोधी हैं या भाजपा या आरएसएस विरोधी हैं, वो चले जाएं, वो ठीक है, वो जाते हैं, हर राज्य में जाते हैं, पर मोस्टली इनके साथ नहीं खड़े होंगे, ये मुझे लग रहा है। और इनके जो अंतर विरोध हैं सीटों को लेकर के, चेहरे को लेकर के, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर के जो जुस्म पेजार होती रही आखिरी टाइम तक, और उद्धव ठाकरे ने लाख सिर पटक लिया, नहीं माने ये दोनों, ना शरद पवार माने ना कांग्रेस मानी कि भाई हम आपको अध्यक्ष, मतलब चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना करके पेश करें। तो वो चेहरा बनना चाहते थे, पर शरद पवार ने भी और कांग्रेस ने भी बता दिया कि भैया तुम मोहरे ही हो, जिसका यूज एक बार 2019 में हो चुका, अब आपको चेहरा नहीं बनाया जा सकता, चेहरा उसको बनाएंगे जिसकी ज्यादा सीटें होंगी। तो अगर सरकार बनने की नौबत आती है तो जाहिर है दावेदार तो कांग्रेस पार्टी ही होगी, और इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की ही सर्वाधिक 13 सीटें आई हैं, और सांगली में बसंत दादा पाटिल के पोते निर्दलीय लड़े थे, वो भी कांग्रेस के साथ आ गए, तो 14 सीटें उन्हीं के पास हैं। तो देखना है, बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में। बिल्कुल सर, और वहां पर वैसे भी योगी जी का बटोगे तो कटोगे नारा जो है वो पूरा छाया हुआ है। जगह जगह उनकी डिमांड हो रही है, पोस्टर लगे हुए हैं, हर कोई चाहता है मेरी कंस्टिट्यूएंसी में आकर वो भाषण दे। तो उससे लग रहा है कि वहां पर भी तस्वीर लगभग हरियाणा जैसी देखने को मिल सकती है। 11 सर आप नवंबर को 11 नवंबर को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से फ्री होंगे, क्योंकि 13 नवंबर को 9 सीटों का उपचुनाव यहाँ पर होगा, तो 2 दिन पहले प्रचार खत्म हो जाएगा। तो 11 के बाद वो फ्री हैं, वो 20-22 सभाएं उनकी महाराष्ट्र में होनी है, और 15 से 20 के बीच में झारखंड में होनी है। बिल्कुल सर, तो वहां पर उन्हीं का जलवा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब उन्हीं के बयानों को आप देखिए, मोहन भागवत भी बोल रहे हैं, फिर उन्हीं के बयान को पीएम मोदी भी एक तरह से दोहरा रहे हैं। तो साफ लग रहा है कि लोग जो हैं, कम से कम हिंदू जो हैं, वो एकजुट नजर आएंगे, जिस तरह से वो हरियाणा में नजर आए। सर आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।